सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि इस कैंपेन से देश में लाइसेंस राज खत्म होगा, स्टार्टअप्स के लिए कुछ नए नियमों का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैंपेन को ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया है। सवाल कई हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्यों लगता है? इसी तरह मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, जबकि अमेरिका से होने वाला इन्वेस्टमेंट टैक्स के दायरे में आता है। आखिर क्यों? माना यह जा रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए इस स्कीम के बाद पैसे जुटाने और कंपनी खोलने बंद करने के नियम आसान हो जाएंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया से क्या बिजनेस करना आसान हो जाएगा? शुरू होने से पहले ही स्टार्टअप इंडिया पर राहुल गांधी ने क्यों सवाल उठा दिए? आखिर बाबा रामदेव ये क्यों कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियां अब शीर्षासन करेंगी? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले जरा आपको विज्ञान भवन लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं इस स्कीम को। उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। उसके अंदर एक संवेदना होती है। और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था। वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई। एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहां रखा होगा वहां? मैंने पूछा। बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती है। उसको ले जाना है तो मेडिकल सर्विसेज के लोग आए तब तक क्या करें? तो उन्होंने एक हार्डबोर्ड पे एक सामान्य चीज बनाई है। उसके पैर के नीचे लगा दो, पट्टी कैसे बांधना उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक कि एक्सीडेंट होता है, बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाते ही दो हड्डियां और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या न दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है। और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें तो लगेगा यार भगवान मुझे बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा? बेचारा उसे जूझेगा, या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिखना नहीं किया। खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा। समस्या के वैसे रह जाएगी। समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है, वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान हैं, मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए, हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो वेस्ट जाता है, बर्बाद हो रहा है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं, क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए? हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं हम।
तो नए उद्यमियों को इससे फायदा हो सकता है स्टार्टअप इंडिया से, यह उम्मीद की जा रही है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल अंजान साहब सीपीआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और विनीत नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बाबा रामदेव के समर्थक भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही है कि स्टार्टअप इंडिया से आखिर बिजनेस करना कैसे और क्यों आसान हो जाएगा? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे थे और बड़े दिल लगा के हम सब सुन रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कहा। उन्होंने कहा क्या क्या हम कर रहे थे जिसको नहीं करने से बिजनेस और आसान हो जाएगा। अर्थात जो रेड टेपिज्म है सरकार का, उसको कैसे और मिनिमाइज किया जाए, उसको कैसे और हटाया जाए ताकि त्वरितता के साथ पूरा काम हो। दो चीजें मैं उदाहरण दे रहा हूं। वैसे तो अभी एक्शन प्लान अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर ने, इसको डिटेल में हम सब देखेंगे। मगर जो एंट्री होता है एक बिजनेस, जब आप स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस कंपनी फॉर्म करते हैं, उसमें जो एंट्री होता है, उस एंट्री में ही बहुत सारी अड़चने आती है। दो तीन साधारण एग्जाम्पल देखिए। कंपनी बनाने में बहुत मुद्दत लग जाता था। अब मैं सुबह से उस कार्यक्रम को फॉलो कर रहा हूं। जो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं उनका कहना है कि अब 24 घंटे में एप्लीकेशन के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम कंपनी बना पा रहे हैं, केवल 24 घंटे में। दूसरा, जितना आसान एंट्री होता है, स्टार्टअप में एग्जिट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसी लिए बैंक्रप्सी कोड के ऊपर अरुण जेटली जी का 30 मेंबर कमिटी का एक गठन करना, उस मेंबर को बैंक्रप्सी कोड को समझने का एक समय देना, और बहुत ही जल्दी जिस प्रकार बैंक्रप्सी कोड को सरलीकरण किया जाएगा ताकि आप एग्जिट भी आसानी से कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ताकि जो अभी मोदी जी ने कहा रिस्क। हाँ, लेकिन संबित पात्रा जी, आपके सामने मैं आंकड़ा रख देना चाहता हूं। एक, जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, उस लिहाज से स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद हमारा नंबर आता है, तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक की लिस्ट है जून 2015 की, उसमें हम 130वें पायदान पर हैं। फिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? मैं इस पर आपसे बहस करूंगा कुछ देर के बाद, बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा। लेकिन जरा दर्शकों को पहले मैं सुनवाता हूं कि विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, वो आपकी इन बातों से मुतमईन नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Saying, I want startups to happen and I will be intolerant. They're connected. Startups require the free movement of ideas. Intolerance curbs the free movement of ideas. हम सिर्फ एक्रोनिम्स की सरकार, शब्दावली की सरकार, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इन शब्दों से नहीं होता। कुछ ठोस उपलब्धियों से, डिलीवरेबल से होता है, जो हमने बहुत कम देखे हैं। आलोक शर्मा जी, क्या ये एक नकारात्मक सोच नहीं है? अभी शुरुआत हो ही रही है, स्कीम लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और आप पहले से ये मान के चल रहे हैं कि इसे फ्लॉप होना है। देखिए अखिलेश जी, नकारात्मक सोच आप जब कह सकते हैं कि अगर पिछले 2 साल में जितनी योजनाएं शुरू की गई हैं उनके अगर सकारात्मक रिजल्ट आते। ऐसा लगता है कि विज्ञान भवन का हॉल जो है प्रधानमंत्री महोदय ने इसी तरह की शब्दावली को लॉन्च करने के लिए बुक करा लिया है। आप देखिए कि पिछले 15 महीने से एक्सपोर्ट लगातार डाउन जा रहा है। किसानों की बात तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन मराठवाड़ा में क्या हुआ है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। ईज ऑफ डूइंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकारों के पास है। मैं समझता हूं कि केवल शब्दावली 3D, 4D, 4P, 4P, 4S इन कहने से केवल देश के अंदर इस तरह का विकास नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि साहब इंस्पेक्टर राज समाप्त होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2 साल में एक भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट अगर केंद्र सरकार ने समाप्त की हो, जो कि SSC के एग्जाम के थ्रू ली जाती है, तो हमारे जो बीजेपी के साथी हैं वो मुझे बता सकते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, कहां गया वो सांसद आदर्श ग्राम योजना? करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो गया, और जो सांसदों ने अपने गांव आदर्श गांव लिए, उनमें पंचायत के चुनाव बीजेपी हार रही है। तो मैं समझता हूं कि आज डिलीवरी का टाइम है। अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे तो ये तमाम प्रोग्राम जो हैं वो केवल शॉल ओढ़ के और विज्ञान भवन तक सीमित हो जाएंगे। आप बताइए 57 रुपए से डॉलर 68 पे क्यों आ गया? आप हमें केवल बताइए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पिछले 4 साल में लोएस्ट क्यों है? लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल अतुल अंजान साहब से, सीपीआई के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अंजान साहब, एक लॉन्च कर रहे हैं स्कीम प्रधानमंत्री, उसके शुरू होने से पहले उस पर सवाल खड़े करना और ये कह देना कि ये स्कीम ठीक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा, क्या ये सही है? मैं एक बात ये कह रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के किसी भी प्रकार के तमाम कार्यक्रमों पर कोई विशेष
टिप्पणी नहीं करनी है, न मैं नकारात्मक करूंगा न सकारात्मक करूंगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि ये सरकार तो बड़े बाजे गाजे के साथ आई थी ना। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई के नट बोल्ट जाम कर देंगे, और फिर इतने सारे नारे स्वच्छता भारत से लेकर के और क्या क्या नारे हुए। अरे 4 महीने से अरहर की दाल के दाम 250 रुपए बढ़ गए, अभी तक नीचे नहीं आ रहे हैं। सरसों के तेल के दाम 160 रुपए हो गए, उस पर लोग पूछ रहे हैं। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपने राज्यों को लिख दिया कि राज्य सरकार जो है जमाखोरों पर कार्रवाई करे। केंद्र सरकार क्या करेगी? महंगाई रोकने का कोई उपक्रम है आपके पास? ये जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारा है, और सबसे आखिर में नारा यह है पुअर पीपुल गो टू हेल, दिस इज इंडिया। ये कब तक चलेगा भाई? हम मोदी जी आपसे कह रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं और बड़े बड़े आप सम्मेलनों में भाषण दे रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं। लग रहा बोलने की बीमारी और नए नए शब्दावलियों को गढ़ने की बीमारी आपके अंदर है, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? सिर्फ 5 मंत्रियों के नाम तो सुने जाते हैं, कुछ कार्य करते डोलते बोलते दिखाई दे रहे हैं। बाकी मंत्रालय के लोग कर क्या रहे हैं? आप बताइए ना। कितने लोगों को आपने कहा था, कितने लोगों को आपने कहा था 1 करोड़ लोगों को काम मिलेगा, ये कौशल और कुशल भारत। आप बताइए कितने लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली? अभी नहीं मिली। तो कृपया कार्यविधि पर ध्यान दीजिए और काम को करने की बात कीजिए। रिजल्ट नहीं दे सकते तो लंबे चौड़े बात मत कीजिए, और इसलिए आप इस पर गौर कीजिए कि आपके मंत्रालय काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं संबित पात्रा जी से, लेकिन उससे पहले विनीत नारायण जी, क्या नारे और शब्दावली की सरकार हो गई है? देखिए, जब तक लोगों को डिलीवरी नहीं होगी इस तरह की बात कही जाएगी। हो सकता है प्रधानमंत्री की मंशा बहुत अच्छी हो, और शायद है भी, क्योंकि लगातार बात करते आए हैं, पर अगर आप आम लोगों के बीच में जाएं तो लोग इसी तरह की बात करते हैं जैसी अतुल अंजान अभी कह रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा। अब जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उनसे बात करें तो कहते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत नई सोच है, बहुत प्रयास है, लेकिन अगर जमीन पे जाएं तो परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो निराशा हताशा आ रही है। तो इसलिए अभी कुछ भी ये कहना कि ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बड़ा मुश्किल हो गया है। जी, लेकिन संबित पात्रा जी, आखिर ये क्यों आरोप लग रहा है आप लोगों पर? फिर भरोसा क्यों नहीं है? जो विपक्षी तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस के नेता को आपने सुना, सीपीआई के नेता को आपने सुना, दोनों का यह कहना है कुल मिलाकर कि नारे ज्यादा बुलंद किए जा रहे हैं, शब्दावलियां गढ़ी जा रही हैं नई, लेकिन काम नहीं हो रहा है। डिलीवरी का वक्त है जिसमें आप लोग नाकाम दिख रहे हैं। देखिए, जब इतना सकारात्मक पल चल रहा हो, मैं नकारात्मकता से घिरा हुआ यहां अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं, ये उचित नहीं है। ये आलम आज विपक्ष का है कि मैं बता रहा हूं आपको, अगर कल सुबह आसमान से सोने के सिक्के बरसने लगे तो ये विपक्ष के लोग कहेंगे अच्छा, ये तो इससे तो हमारे सर पे चोट आ गया है, ये तो बड़ा खराब हो रहा है। ये हर चीज में इस प्रकार का ये विषय निकालेंगे। आलोक जी को सोने के सिक्के से भी दिक्कत है। आलोक शर्मा जी, देखिए, मैं समझता हूं कि सोने नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। 10 उनको बोल रहे हैं। देश का मैं कंप्लीट कर दवाएं, देश के लिए दवा दीजिए, अपना डॉक्टरी स्किल। वन पेंशन वाले वहीं बैठे हैं जंतर मंतर पे। आपसे आप दोनों से निवेदन है, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। बोलिए संबित जी। हाँ, देखिए, मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण देता हूं। आपने अभी अखिलेश जी ने मुझसे सवाल पूछा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। क्या अखिलेश जी ये बात सच नहीं है कि 2015 अक्टूबर 22 को जब वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट सबमिट किया तो उससे विगत वर्ष अर्थात 2014 में जो हिंदुस्तान की रैंकिंग थी, हिंदुस्तान उससे 12 पायदान ऊपर 130 पोजीशन पे आ गया था। पहले 142 में था वो। तो क्या ये बदलाव नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 27% एफडीआई में इजाफा एक वर्ष में हुआ? आप परसों की ही न्यूज को लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम बड़े अखबारों ने एक बहुत बड़ा न्यूज आर्टिकल परसों छापा, वो भी वर्ल्ड बैंक के हवाले छापा कि 6400 करोड़ रुपीस, 6400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अब हिंदुस्तान की सरकार आधार कार्ड को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में और पिलफरेज करने से हिंदुस्तान का बचा रही है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जनता तक पहुंच रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये बातें बड़ी बात नहीं है? अतुल अंजान जी, आता हूं आलोक जी आपके पास। अतुल अंजान जी, क्या बड़ी बातें नहीं है ये? क्या जानबूझकर आप लोग नहीं समझना चाह रहे हैं?
ये बहुत अच्छी बातें हैं। यही जब बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस का राज था यूपीए का, तो कहते थे ये आंकड़ेबाजी मत दिखाइए, ये इंटरनेशनल रेटिंग्स मत समझाइए हमको, देश में क्या हो रहा है। अब इनके पास देश में कहने को कुछ नहीं है। ये मूरी की रिपोर्ट और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और IMF की रिपोर्ट, यही इनके भरोसेमंद साथी रह गए हैं। मैं पूछ रहा हूं ना, ये रिपोर्ट बताइए ना कि 240 रुपए से अरहर की दाल क्यों नीचे नहीं आ रही है। आप ये बात बताइए ना, इस देश की जनता यही सुनना चाहती है। आप ये समाज नीति आयोग में बताइएगा जाकर के, और बीजेपी के सांसदों को बताइएगा। लेकिन वो सांसद जब गांव में जा रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा। ये ठीक किसी ने उठाया सवाल, हमारे मित्र ने, अखिलेश जी ने, कि उन्होंने जिन गांवों को बीजेपी के सांसदों ने गोद लिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर उन गांवों के प्रधानी के चुनाव में, BDC के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में क्यों हार गई बुरी तरह से, क्यों और दूसरे राज्यों में हार गई। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि भाई ये बताइए, नहीं एक मिनट, जब $140 पर बैरल क्रूड दाम था, तब 72 रुपए और 76 रुपए किलो 76 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। अब जब $30 प्रति बैरल आ गया दाम, तब 62 और 64 रुपए। नहीं, ये सवाल मौजूद है आपका साहब, इसको भी तो बताइए। नहीं, ये सवाल आपका मौजूद है। लेकिन आलोक शर्मा जी, जरा एक बात बताइए, अमेरिका में 70% 70% जो नौकरियां मिलती है छोटी कंपनियों से मिलती हैं। वही मॉडल अगर हम हिंदुस्तान में अपनाना चाह रहे हैं और इसके जरिए हो सकता है वो मुमकिन हो जाए आने वाले दिनों में, तो क्यों आप लोगों को आपत्ति है? पहले से ही आप लोग इस पूरी स्कीम की हवा निकालने में क्यों जुट गए हैं? हम ना हवा निकाल रहे हैं, ना हम निकालना चाहते हैं। देखिए, जब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हुआ विज्ञान भवन में, तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मंच पर नहीं थे। हमें आपत्ति यह है। आपका प्रश्न है कि छोटे उद्योगों से रोजगार मिलता है, बिल्कुल। जॉब इंडेक्स नेगेटिव है पिछले 2 साल में। हम ये जानना चाहते हैं, भैया इतना कुछ हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद क्यों है? अब हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि साहब वो इकोनॉमिक टाइम्स में ये छप गया, वहां पर ये छप गया। लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि मिड ईयर इकोनॉमिक रिव्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो कह रहा है कि रूरल इंडिया का बुरा हाल हो गया है। वो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई बढ़ रही है, रोजगार गायब है। नहीं, तो ये बातें कहने की बजाय राहुल गांधी इसमें असहिष्णुता को कहां से ले आए? असहिष्णुता से कैसे उन्होंने जोड़ दिया कि दोनों चीजें साथ केवल माननीय राहुल गांधी जी ने नहीं जोड़ा है। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो आर्थिक विकास मुश्किल होगा। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा है, ओबामा साहब भी जाते जाते यहां पर नसीहत दे गए। तो माननीय राहुल गांधी जी का तो नंबर बहुत बाद में है। उससे पहले बहुत लोगों ने कहा है अगर बीजेपी के कानों पर अगर जूं रहेगी तो शायद ये माहौल नहीं बनता। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब बहुत कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों में पेट्रोलियम के प्राइसेस लोएस्ट हैं, उसके बावजूद इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं कि आपने बूंद बूंद पानी पहुंचा दिया, वो नेगेटिव है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम पहुंच गए। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी की सरकार नारों को छोड़े और डिलीवरी पर ध्यान दे। आपको कुछ विनीत नारायण जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। हाँ, ऐसा है कि 1984 में लंदन में मैंने इस विषय पर एक व्याख्यान दिया था, बेरोजगारी पर, और मैंने कहा था कि भारत में ट्रेनिंग से बेरोजगारी दूर नहीं हो रही, उद्यम से हो रही है। खोखा संस्कृति, किसी भी शहर के बाहर खोखे में आपको साइकिल रिपेयर करने वाला, टायर मरम्मत करने वाला, जनरेटर ठीक करने वाले पूरे देश में मिल जाएंगे। और वो पुलिस के डंडे खाते हैं, उनको बैंक से लोन भी नहीं मिलता, कोई सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं देता। तो अगर इस तरह की कोई स्कीम आती है जो इस तरह के नौजवानों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं देती है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, बशर्ते कि वो हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1985 में जब राजीव गांधी ने कहा था कि मात्र 14 पैसे गांव तक पहुंचता है, आज 32 साल के बाद भी कोई प्रयास इस बात पर नहीं हो रहा। मैं खुद इस बात का भुगतभोगी हूं कि भारत सरकार से जो करोड़ों रुपया विकास के नाम पर जाता है, वो जमीन पर आते आते उसका क्या हाल होता है, इसके हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर न कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, न कांग्रेस का है, न भाजपा का है, समाधान कोई नहीं सोच रहा। 32 साल से किस्सा चल रहा है कि साहब दिल्ली का पैसा लागू नहीं होता जमीन में, किसने क्या? नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है संबित पात्रा जी की जब तक इस लीकेज को आप लोग बंद नहीं करेंगे कैसे हो सकता है किसी का फायदा। हालांकि अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि करीब 82,000 करोड़ रुपए मुद्रा बैंक के जरिए छोटे उद्यमियों को दिए गए हैं उद्योग धंधों के लिए। लेकिन क्या वाकई में इसका उन्हें फायदा मिलेगा संबित पात्रा जी?
देखिए अभी देखिए विनीत नारायण जी को पूरा देश बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि ना केवल वो एकेडमिशियन है मगर बड़ा नॉलेज रखते हैं हर विषय पे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, पिल्फरेज को रोकना बहुत एसेंशियल है। आप खुद बताइए, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है, ये पिल्फरेज को रोकने पे ही तो गया है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए जितने भी पिल्फरेज का विषय मनरेगा, अभी आप 5 दिन पहले के अखबार उठा के देखिए, मनरेगा के ऊपर हेडलाइन आर्टिकल थी कि किस प्रकार जो मनरेगा में पिल्फरेज इतने परसेंटेज था वो कम हुआ और ज्यादा लोग अब मनरेगा में ज्यादा दिन तक की काम करने की सोहबत पा रहे हैं। जहां तक रूरल इकोनॉमी का सवाल है, विनीत नारायण जी का कुछ सवाल बड़ा जायज है। ग्राउंड पे जो उन्होंने कहा है कुछ सवाल चिंतनीय है और जायज है। देखिए कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 2 वर्षों के लिए जो मॉनसून फेल्योर रहा है उसको किस प्रकार से हिंदुस्तान को मैनेज करना है वो लगातार लगी हुई है। उसके बावजूद भी 2-1 आइटम्स को छोड़ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है इस सरकार ने। अगर एक पॉइंट में गिनाना आरंभ करूं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। नहीं, उस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। है अगर स्टार्टअप छोटे में समित पात्र जी, हाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्दी से खत्म कीजिए आप। मैं स्टार्टअप, हाँ देखिए स्टार्टअप के लिए जब इतना पॉजिटिव स्टेप आज उठ रहा है, राहुल गांधी को तो मैं कहूंगा वो खुद एक स्टार्टअप है, वो खुद एक स्टार्टअप है। और फिर अगले सेगमेंट में बहस करेंगे, अगले सेगमेंट में बहस करेंगे। अब ये आप राहुल गांधी का जिक्र कीजिएगा, आलोक जी आपको जवाब देना चाहेंगे। मैं अगले सेगमेंट में यहां से बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन